हम लोग बात कर रहे थे 254 के, यानी असंगति सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में। तब स्थिति क्या बनी? देखिए दो बातें हैं। एक बात यह है कि यूनियन लिस्ट, इस पर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने विधायन किया है, और स्टेट लिस्ट, इस पर स्टेट लिस्ट ने विधायन किया है, और जो विधियां हैं वे परस्पर असंगत हो गई हैं। एक स्थिति यह हो सकती है। एक दूसरी स्थिति हो सकती है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सॉरी, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर सेंट्रल लेजिस्लेचर इसने विधायन किया है, और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर ही स्टेट लेजिस्लेचर इसने विधायन किया, और दोनों लेजिस्लेशन परस्पर विरोधी हो गए। एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का कोई कानून है ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर ने कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के विषय पर विधायन किया, और कालांतर में सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के उसी विषय पर विधायन कर दिया है, और दोनों परस्पर विरोध में आ गए। एक और स्थिति हो सकती है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के एक विषय पर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने विधायन किया, और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के ही एक अन्य विषय पर स्टेट लेजिस्लेचर ने विधायन किया। दोनों जो विधायन हैं वे अलग अलग एंट्रीज के आधार पर अलग अलग विषयों पर किए गए, लेकिन इसके बाद भी वे दोनों परस्पर रिपग्नेंट हो गए हैं, परस्पर विरोध की दशा में आ गए हैं। क्या इन सब दशाओं में आर्टिकल 254 लागू होगा, या आर्टिकल 254 सिर्फ उस दशा में लागू होगा जबकि विधायन कॉन्क्यूरेंट लिस्ट इसके संबंध में दोनों विधायिकाओं ने किया है? यानी अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने सेंट्रल लिस्ट पर विधायन किया और स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टेट लिस्ट पर विधायन किया, या कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर विधायन किया, लेकिन ये जो स्टेट का कानून है ये सेंट्रल के बनाए कानून के विरोध में आ गया है, जबकि दोनों विधायिकाओं ने अपने अपने क्षेत्र के विषयों पर विधायन किया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर ने सेंट्रल पर किया था, और स्टेट लेजिस्लेचर ने स्टेट लिस्ट के विषय पर विधायन किया था, या कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के विषय पर विधायन किया था। तो स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट दोनों पर विधायन की शक्ति स्टेट लेजिस्लेचर को प्राप्त थी। हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो उसे सेंट्रल लिस्ट पर ताकत प्राप्त थी और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर ताकत प्राप्त थी, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेचर के जिस कानून से स्टेट का कानून विरोध में आया है वो कानून कौन सा है? सेंट्रल लेजिस्लेचर ने सेंट्रल लिस्ट पर ही विधायन किया था, और स्टेट लेजिस्लेचर ने या तो स्टेट लिस्ट या कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, यानी वे विधान जो परस्पर रिपग्नेंट हुए हैं वो अलग अलग सूचियों से संबंध रखते हैं, उनका संबंध एक सूची से नहीं है। क्या उस दशा में आर्टिकल 254 लागू होता है या नहीं लागू होता? एक सवाल यह खड़ा होता है। और अगर भिन्न सूचियों पर विधायन है और वे परस्पर विरोध में हुए हैं तो 254 अगर लागू नहीं होता तो फिर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? यह भी एक सवाल है। और अगर एक ही लिस्ट इस पर दोनों विधायिकाओं ने विधायन किया है और एक ही लिस्ट इस पर दोनों विधायिकाएं विधायन कर सके, यह केवल एक ही दशा में संभव है जब दोनों विधायिकाएं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर विधायन करें। इसके अलावा यह असंभव है, ठीक है ना? इसके अलावा यह संभव है ही नहीं।
क्या तब भी आर्टिकल 254 लागू होगा? यानी दो सवाल बेसिक हैं। पहला सवाल कि आर्टिकल 254 किस दशा को लागू होता है? क्या केवल उस दशा को जबकि दोनों विधायिकाओं ने विधायन एक ही सूची पर किया है, या आर्टिकल 254 उस दशा को भी लागू होता है जबकि दोनों विधायिकाओं ने भिन्न भिन्न सूचियों पर विधायन किया है? सेंट्रल लेजिस्लेचर ने सेंट्रल लिस्ट पर विधायन किया और स्टेट की लेजिस्लेचर ने स्टेट लिस्ट पर विधायन किया है या कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर विधायन किया, और दोनों विधेयक परस्पर विरोधी हो गए। तब जो अधिसंख्य केस निर्णित हुए हैं उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि आर्टिकल 254 का ऑपरेशन नहीं है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों लेजिस्लेशन भिन्न सूचियों के आधार पर किए गए तो जो रूल लागू होगा वो पिथ एंड सबस्टेंस कलरेबल लेजिस्लेशन, ये रूल लागू होंगे। जब स्थिति क्या बनेगी कि दोनों विधायिकाएं एक ही सूची पर विधायन करें, यानी कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर करें, तो 254 का ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अधिसंख्य केसेस में ऐसा कहा गया है, लेकिन यह व्यू पूरी तरह से रेशनल नहीं दिखाई देता, यह व्यू पूरी तरह ठीक नहीं दिखाई देता। यदा कदा ऐसे केस मिलते रहे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इस संभावना को स्वीकार किया है कि आर्टिकल 254 का ऑपरेशन हर उस दशा में होगा जबकि सेंट्रल लेजिस्लेचर का कानून और स्टेट लेजिस्लेचर का कानून परस्पर विरोध में है। वो किस सूची में प्रगणित विषय के आधार पर बनाया गया है, इस बात का कोई अर्थ है ही नहीं, या वो किस शक्ति के आधार पर बनाया गया है, इस बात का कोई अर्थ नहीं। और जो 254 की हम भाषा देखेंगे वो सजेस्ट यही करती है कि अर्थान्वयन यही होना चाहिए कि सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के कानून परस्पर विरोध में यदि हैं तो वे किन ताकतों के आधार पर बने हैं उसका कोई मूल्य नहीं होना चाहिए और सेंट्रल लेजिस्लेचर के कानून को लागू होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और राज्य की जो विधायी शक्ति है इसे सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयत्न हुआ है, इसलिए 254 की भाषा को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार पढ़ा है अधिसंख्य के मामलों में कि जब एक ही सूची यानी समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों के आधार पर कानून बने हों और वे परस्पर विरोध में हों तो ही उन्होंने 254 का ऑपरेशन माना है, अदरवाइज सजेस्ट ये किया है कि रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस या कलरेबल लेजिस्लेशन को लागू किया जाना चाहिए यदि मामला भिन्न भिन्न सूचियों से संबंधित है। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने सेंट्रल लिस्ट पर विधायन किया है और राज्य की विधायिका ने या तो राज्य सूची पर विधायन किया और या कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर विधायन किया, तब उन्होंने यह कहा है कि हमेशा रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करिए या कलरेबल लेजिस्लेशन को लागू करिए। जैसा कि आपने देखा था कि एंट्री नंबर 66 सेंट्रल लिस्ट में है और एजुकेशन की गुणवत्ता के संबंध में, जब कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के विषय एजुकेशन का फायदा उठाकर स्टेट के लेजिस्लेचर ने शैक्षिक गुणवत्ता से संबंधित कानून पारित किए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल लागू किया वो पिथ एंड सबस्टेंस
और कलरेबल लेजिस्लेशन का लागू किया और यह कहा कि स्टेट की लिस्ट को विधायन का हक नहीं है, इसलिए असंगति का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि स्टेट का जो लेजिस्लेशन है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन के विरोध में है या नहीं है, बात ही खत्म हो गई। आपने सेंट्रल लिस्ट के विषय पर विधायन कर दिया और नो डाउट आपने जिस विधि का विधायन किया, ठीक है, उस विधि को आपने कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड विषय पर, ठीक है, प्राप्त विधायन की शक्ति के आधार पर किया है। लेकिन चूंकि आप स्टेट की लेजिस्लेचर हैं और स्टेट की लेजिस्लेचर जब कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री पर भी विधायन की ताकत का इस्तेमाल करेगी तो सब्जेक्ट टू 246(1) करेगी, ठीक है। और जब 246(1) सब्जेक्ट टू करेगी, इसका मतलब अगर कोई विषय सेंट्रल लिस्ट में आ गया और उसका जनरल विषय कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, तो भी आप जब कॉन्करेंट लिस्ट में विषय इंक्लूड होने के कारण से उस पर विधायन करेंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि इससे संबंधित स्पेसिफिक टॉपिक सेंट्रल लिस्ट में है और आप ऐसा कोई विधायन नहीं करेंगे जो क्लियरली उसी विषय पर विधायन माना जाए। हां, इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट अगर हो गया है तो पिथ एंड सबस्टेंस का रूल लागू होगा और आपका विधायन बच जाएगा, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर है, आपको भी है और उन्हें भी है। लेकिन अगर आप विधायन इस प्रकार करेंगे कि यह माना जाए कि जो इंक्रोचमेंट हुआ वो इंसिडेंटल नहीं है, बल्कि क्लियरली आपने सेंट्रल लिस्ट के विषय पर ही विधायन कर दिया, तो फिर 254 से कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो क्लियर बात यह है कि आपने कलरेबल लेजिस्लेशन ये किया है। इंसिडेंटल होता पिथ एंड सबस्टेंस, क्योंकि पिथ एंड सबस्टेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। वो तो सीधी सी बात है, इंक्रोचमेंट इंसिडेंटल है तो पिथ एंड सबस्टेंस बच जाएगा कानून, और इंक्रोचमेंट ऐसा है कि यह माना जाए कि सेंट्रल लिस्ट के विषय पर ही विधायन कर दिया तो कलरेबल लेजिस्लेशन और विधेयक या विधायन शून्य है। आपने चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर विधायन किया है और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर विधायन करते समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए था कि आपकी जो विधायन की शक्ति थी वो सब्जेक्ट टू 246(1) थी। और पहला नियम अगर यह कहता है कि सूचियों में वर्णित विषय पूरे प्रभाव से लागू किए जाने चाहिए, तो वो पहला और प्राथमिक नियम है। दूसरा नियम इंटर रिलेशन का है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का है, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के नियम के आधार पर आपको यह ध्यान में रखना चाहिए था कि अगर सूची संख्या 1 में 66 है और वो शिक्षा की गुणवत्ता इससे संबंधित विषय पर विधायन की ताकत सेंट्रल लेजिस्लेचर को दे रही है, तो आप शिक्षा इस एंट्री का उपयोग करके शैक्षिक गुणवत्ता से संबंधित कोई कानून नहीं बनाएंगे। आपने जो कुछ बनाया उसका इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट ये शैक्षिक गुणवत्ता पर हो जाए तो बात अलग है, तब तो पिथ एंड सबस्टेंस लागू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसा FN बलसारा के केस में हुआ। आपने जो कानून बनाया था वो स्टेट लिस्ट के विषय पर था, एंट्री संख्या 8, और
जो सेंट्रल का कानून था वो सेंट्रल लिस्ट के आधार पर था। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और दोनों कानून विरोध में आ गए। तो चूंकि आपके द्वारा जो कानून बनाया गया वो इंसिडेंटली इंक्रोच कर रहा था सेंट्रल लिस्ट के विषय को, इसलिए दोनों को जीवित रखा गया। यद्यपि दोनों विरोध में थे, लेकिन फिर भी रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस लागू किया गया और 254 का प्रयोग करके आपका कानून शून्य कर दिया गया होता। यह नहीं हुआ, बल्कि पिथ एंड सबस्टेंस लागू किया और दोनों को जिंदा रखा। लेकिन जब आपने शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कानून बनाया, ठीक है, कहां, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो यूजीसी जैसा तो जो संगठन है उसी को रिप्लेस कर रहा था और शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला था, तब रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लागू हुआ और यह कहा गया कि संबंधित विषय पर आपको विधायन की शक्ति कॉन्करेंट लिस्ट में जो शिक्षा से संबंधित एंट्री है उसके आधार पर प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि शिक्षा पर आपको विधायन का हक जरूर है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू, ठीक है, 246 बन है और 246 बन में 66 एंट्री है, वहां आप बना ही नहीं सकते। तो इन केसेस से यह साबित हो रहा है कि जब मसला दो लिस्टों से संबंधित हो, यानी एक विधायिका का कानून सेंट्रल लिस्ट पर है, ठीक है, और एक विधायिका का कानून स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट पर है और दोनों में रिपग्नेंसी है, तो आप रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करेंगे या रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को लागू करेंगे, यह सूचियों के अर्थान्वयन से संबंधित जो दो अन्य नियम हैं उनको लागू करेंगे, उस असंगति संबंधी समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, या यूं कहें कि उस असंगति संबंधी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न ये करेंगे। लेकिन अगर असंगति संबंधी समस्या उन दो विधानों में उत्पन्न हो रही है, जो दोनों विधान सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट पर बने हैं, ठीक है, सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट पर, तो असंगति की समस्या 254 के आधार पर हल की जाएगी, तब इन नियमों का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में कहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें जो कुछ कहा गया उससे यह संकेत मिलता है कि 254 उन सब दशाओं में लागू होगी जबकि केंद्र और राज्य का कानून परस्पर विरोध में है। वो किस शक्ति के आधार पर या किस सूची के आधार पर बनाया गया है इसका कोई मतलब नहीं होगा। कुछ बहुत थोड़े से मामले ऐसे हैं, और जो 254 की बेयर रीडिंग है अभी हमने की नहीं, लेकिन जब 254 की बेयर रीडिंग करेंगे तो इसी व्यू को समर्थन मिलता दिखाई देगा कि सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट का लेजिस्लेशन अगर विरोध में आ गए तो सेंट्रल लेजिस्लेशन किस विधायी ताकत के आधार पर बना है इसके आधार पर बिना कोई भेद किए स्टेट के लेजिस्लेशन को शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत कम मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को समर्थन दिया है। ठीक है, कहा उन्होंने यही है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित मामला है तो 254 लागू होगा, कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित नहीं है तो 254 लागू नहीं होगा। तब पिथ एंड सबस्टेंस
कल्लेबुल लेजिस्लेशन और सूचियों के अर्थान्वयन के दो अन्य सिद्धांत ये लागू होंगे। अब एक सवाल और बचता है। देखिए, सारे एस्पेक्ट जब आप दिमाग में रखेंगे तो जब हम लोग बात शुरू करेंगे तो ज्यादा क्लियर बात रहेगी। अब एक मामला और बचता है। कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों विधायिकाओं के विधान हैं, किंतु कॉन्करेंट लिस्ट में एक से अधिक एंट्रीज हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर का कॉन्करेंट लिस्ट पर किया गया विधान या किया गया विधायन मौजूद है, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट इसी के विषय पर किया गया विधायन ये सामने है। यानी दोनों विधायिकाओं के जिन कानूनों को प्रश्नगत किया गया है वे दोनों कानून एक ही लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट पर बने दोनों। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ने कॉन्करेंट लिस्ट की जिस एंट्री के आधार पर कानून बनाया है वो अलग है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कॉन्करेंट लिस्ट की जिस एंट्री के आधार पर कानून बनाया वो अलग है, और ये दोनों विरोध में आ गए हैं। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट इसी से संबंधित मामला है, लेकिन एंट्रीज अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, क्या तब 254 लागू होगा, या क्या तब 254 के अलावा रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस, कल्लेबुल लेजिस्लेशन ये भी लागू किए जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम ये मान लें कि कॉन्करेंट लिस्ट इस पर अगर विधान है दोनों लेजिस्लेचर्स का और विधान परस्पर असंगत हो गए, तो वे किन एंट्रीज के आधार पर बने हैं इसका कोई मूल्य नहीं। 254 लागू होगा तो परिणाम क्या आएगा? स्टेट का कानून शून्य, तो परिणाम यह होगा। और अगर हम ये कहें कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट का भी मसला है और जो विधान है वो दो भिन्न भिन्न एंट्रीज के आधार पर हैं, तो रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को हम लागू करेंगे और ये देखेंगे कि स्टेट का कानून जिस विषय को लागू होने को है उस विषय पर बने कानून ने सेंट्रल का कानून जिस विषय पर लागू किया गया है उस पर इंसिडेंटल प्रभाव डाला है, तो हम स्टेट के कानून को इस तथ्य के होते हुए कि दोनों असंगत हैं लागू होता रहने देंगे। क्या स्थिति रहेगी? अगर हम ये मान लें कि 254 इस दशा में लागू तो होगा लेकिन रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस भी लागू होगा, तो राज्य को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 254 अगर हम मूर्खों की तरह लागू कर दें तो स्थिति यह आएगी कि कॉन्करेंट लिस्ट के दो भिन्न सूचियों पर बने हुए कानून भी अगर विरोध में हो गए, ठीक है, तो बेयरली स्टेट का कानून शून्य हो जाएगा और स्टेट की जो विधायी शक्ति है उसे कम संरक्षण प्राप्त होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं 254 बहुत कठिन है, दिमाग को बहुत आयामों पर सोचना पड़ता है। अब आप देखें, जब प्रैक्टिकली हम लोग इस बात को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में एक एंट्री है, आप किताबों में देखेंगे दी हुई है। एंट्री संख्या कितनी है नहीं मालूम, मतलब नहीं मालूम तो मेरा तात्पर्य भूल गए। कॉन्करेंट लिस्ट में एक एंट्री है जिसके आधार पर दिवालापन से संबंधित विधि इस पर विधायन किया जा सकता है, और चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है इसलिए दोनों विधायिकाएं विधायन कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी, एक ऐसा एंट्री है जिसके आधार पर स्टेट के लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया
कि अगर जो राजकीय समनुदेशिती हैं, ठीक है, वो जब कोई बैनामा ये करेंगे तो क्या होगा, उन्हें स्टैंप नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ही लिस्ट में दो विषय हैं, एक ही लिस्ट में, लेकिन दोनों अलग अलग एंट्रीज के आधार पर, एक ही लिस्ट में अलग अलग एंट्रीज हैं। अब इसमें मेजॉरिटी व्यू, क्योंकि क्या है कि राज्य के कानून को संरक्षण देने के प्रयास में है, ठीक है, क्या है, मेजॉरिटी लगातार राज्य की विधायी शक्ति को बचा लेने के प्रयास में है, उसे संरक्षित करने के प्रयास में है। तो अब वो सीधे सीधे 254 को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर सीधे 254 को लागू कर दें तो स्थिति क्या बनेगी कि अगर सेंट्रल लिस्ट, सॉरी, अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर सेंट्रल का लेजिस्लेचर, इसके द्वारा बनाए गए कानून और स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून विरोध में आ गए हैं, तो भले ही वे एक ही विषय के आधार पर बनाए गए, यानी एक ही एंट्री के आधार पर बनाए गए या भिन्न भिन्न एंट्रीज के आधार पर बनाए गए, असंगत है, शून्य है। असंगत की मात्रा कितनी है देखेंगे ही नहीं, ठीक है, बस असंगत है, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर हम क्या करें कि रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस इस दशा में भी लागू कर दें, भाई रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस या कलेबुल लेजिस्लेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी दिए गए, ये तो बुद्धि का विकास है, बुद्धि का विस्तार है कि ठीक है, हमने आपको एक काम करने के लिए कहा, हमने जो काम आपको करने के लिए कहा आप ठीक वही काम कर रहे थे, लेकिन आप जो काम कर रहे थे उसका प्रभाव उस पर भी हो रहा था जिसको करने की शक्ति आपको नहीं मिली। ये जो आप कर ही नहीं सकते थे, तो अब दो बातें हो सकती, हम आपको यह काम करने से भी रोक दें, या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, आपको जो काम करने के लिए कहा गया आप इनफैक्ट वही कर रहे हैं। इंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि आपके काम का प्रभाव ऐसे काम पर भी हो रहा जिसे करने का हक आपको नहीं है। तो इसलिए जो उस प्रभाव से प्रभावित पक्ष है उससे यह कहा जाए कि भाई तुम थोड़ा सब्र करो, ये तुम्हारे हकों पर डाका ये तो नहीं डालना है, ये तो अपना काम कर रहे हैं। और स्थिति ठीक वैसी है जैसा हमने पहले भी कहा कि इस दोहे में है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। भाई बेर का पेड़ वो तो हवा में झूम रहा है, वो केले के पत्तों को फाड़ने के लिए झूम रहा हो ये तो नहीं है, वो तो अपने ही रस में, अपनी ही मस्ती में, ठीक है, डोल रहा है। ये अलग बात है कि उस डोलने का प्रभाव कहां हो रहा है, उसके अंगों पर हो रहा है। तो रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस यही कहता है कि अगर स्थिति यह है जो रहीम ने इस दोहे में कही है, तो फिर बेर को झूमने से रोका नहीं जाना चाहिए। और अगर स्थिति यह है कि आप बहाना कर रहे हैं मस्ती में झूमने का और वास्तव में कुछ और कर रहे हैं, जैसा कि आप राम कथाओं में नाचते समय करते हैं, कुछ नहीं, कोई नाच वाच आपको नहीं आया है, आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं, सिर्फ नाटक। आप अपने मित्र से कहकर बैठे जैसे ही हम नाचे रील बना लेना, आप भक्ति भाव में नहीं नाचे, आपका
जो हिडन पर्पस है वो तो कुछ और है। और आप सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं और इनफैक्ट रील बना रहे हैं। तो आपको कायदे में राम कथा के पंडाल से डंडे मारकर भगा दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ऐसा किया जाएगा तो आप ही के जो रीलबाज दोस्त हैं, ठीक है, वो उसकी रील बनाकर कथा के आयोजकों की बेइज्जती करेंगे। जबकि सही स्थिति यही है कि आपके बेंत पड़ने चाहिए और आपको कथा के पंडाल से भगा दिया जाना चाहिए। तो ये रूल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है और वो रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस है। आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस, ये कलरेबल लेजिस्लेशन, ये बुद्धि का विकास है, ये बुद्धि का स्वाभाविक विकास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है नहीं, ये तो निर्वचन के सिद्धांत है। निर्वचन के 4 सिद्धांत विकसित हुए। पहला, सूचियों में वर्णित विषयों को पूरी तरह पूरे प्रभाव से लागू करिए। और प्रिमिटिव नियम यही हो सकता है। जो कथा के पंडाल में घुसा भक्त है उसे सब कुछ करने का हक होना चाहिए। बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब भी भगवान का भोग बनाते थे तो सबसे पहले खुद खा लेते थे, खुद खाते थे और जब देखते थे ठीक है सब, फिर भगवान को लगाते थे। जो मंदिर के प्रबंधक थे, जहां वो पुजारी थे, उन्होंने कहा तुम भगवान को जूठा चढ़ाते हो। तो रामकृष्ण परमहंस का जवाब था कि जब हम छोटे थे तो हमारी मां जब हमें दूध पिलाती थी तो खुद चख लेती थी पहले कि पर्याप्त मीठा है या पर्याप्त मीठा नहीं है। और इनका कहा कि अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, उससे ज्यादा मर्सीफुल कोई नहीं है, मां भी नहीं है, कोई नहीं है। और हमारे यहां भी ऐसा ही बताया है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि जब मां अपने बच्चे के साथ ये नहीं कर सकती तो हम जब तक ये टेस्ट ना कर लें कि भगवान को चढ़ाए जाने वाला जो कुछ प्रसाद है वो कैसा बना है, कैसे चढ़ा दें। अब ये रामकृष्ण परमहंस के ही साथ बात ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं ठीक है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस उस भाव स्थिति के, तुम तो रीलबाज हो। तो प्रिमिटिव नियम यही हो सकता है कि कथा के पंडाल में जो भक्त घुसा है वो कुछ भी करे तो सब ठीक है, वो नाचे गाए, पंडाल फेंक दे, मंच पर चढ़ जाए, कुछ करे, सब ठीक है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा नियम यह भी है कि जो उस भाव स्थिति को उपलब्ध लोग नहीं है लेकिन साधक, ठीक है, साधक और भक्त, इसके बीच फर्क यही है। साधक साधना करता है, और साधना कैसे? प्रयास, साधना प्रयास को मांगती है। साधना का मतलब है कुछ प्रयत्न आप कर रहे हो। और भक्ति कैसे फलित होगी? उपासना। भक्ति का रास्ता क्या है? उपासना। वो कुछ नहीं करता। उपासना क्या मतलब है? बैठ जाना, सिर्फ बैठ गया है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। बैठ गया यानी उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं करना है। कुछ क्यों? क्योंकि हम जान गए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। हमें ये पता लग गया कि हमें कुछ करने की क्षमता ही नहीं है। जो भी कराओगे तुम ही कराओगे, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही कहां बची? फिर तो मूर्खता का काम है कुछ करना। तो ये भाव स्थिति जो साधना से उपासना की है,
ये जिनकी अभी नहीं आई है वो जब घुसेंगे तो इंटर रिलेशन चाहिए व्यवस्था के नियमों में और उनके आचरण में। ठीक है, उनके लिए हम पंक्तियां बनाएंगे, तुम इधर बैठोगे, तुम इधर बैठोगे। ठीक है, जो पहले आएगा वो आगे स्थान पाएगा, जो पीछे आएगा वो पीछे आएगा। ठीक है ना, तो व्यवस्था उनके लिए। लेकिन ये दूसरा नियम है, इंटर रिलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये दूसरा नियम है। और फिर दो नियम बुद्धि के और विकसित हुए हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? ठीक है, पिथ एंड सबस्टेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन, जो आपकी भाव दशा से संबंधित है। क्या कर रहे हो आप? ठीक है, आप कुछ कर रहे हो और अपने को प्राप्त शक्ति के आधार पर कर रहे हो, लेकिन वो दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो फिर पिथ एंड सबस्टेंस। लेकिन आप जो कुछ कर रहे हो वो कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ बहाना कर रहे हो कि हम वो कर रहे हैं जो करते आप दिख रहे हो। ठीक है ना, अधिकांश रीलबाज, अधिकांश फेसबुकों पर लिखने वाले इसी श्रेणी के लोग हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो करते दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होगा और आपका कृत्य शून्य है। ठीक है, आप इस भाव दशा में सारी बात को समझोगे तो बड़ी आसान दिखाई देगी। अब एक तीसरी दशा, हमने कहा जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। जो कुछ सामान्य जीवन में घट रहा है इसी को कानून में लागू करेंगे, सब कुछ क्लियर दिखता है। वही काम करने की ताकत इनको, वही काम करने की ताकत इनको, इनको भी ताकत है कि विभिन्न विषयों पर काम कर सकते हैं, और इन्हें भी ताकत है कि जिन विषयों पर ये कर सकते हैं उन्हीं पे ये भी कर सकते हैं। अब यह भी हो सकता है कि जिस विषय पर इनको भी विभिन्न विषयों पर काम करने की ताकत है, इनको भी विभिन्न विषयों पर काम करने की ताकत है, और ये जिस विषय पर काम कर रहे थे और उस विषय पर इन्हें काम करने की ताकत भी थी, ये भी उसी विषय पर काम करने लगे। ठीक है, और इन्हें भी उस विषय पर काम करने की ताकत थी, लेकिन इनका चूंकि अनुभव ज्यादा था, ये ज्यादा परफेक्शन से काम कर सकते थे, उस काम का प्रभाव ज्यादा कल्याणकारी होने की संभावना थी। इसलिए हमने ये कह दिया कि whenever the situation will come, जब कभी ऐसा हो कि ये दोनों लोग एक ही विषय पर काम करना शुरू कर दें, तो ये काम रोक देंगे, इनका काम चलेगा। ठीक है ना, जब कभी ऐसा हो। अब एक स्थिति पैदा हुई, जिन विषयों पर इन्हें काम करने की ताकत थी और जिन विषयों पर इन्हें काम करने की ताकत थी वे एक से अधिक थे। उनमें से एक पर इन्होंने काम किया, उनमें से एक पर इन्होंने किया, और दोनों काम विरोध में आ गए। एक स्थिति, जिन विषयों पर काम करने की ताकत इन्हें थी, जिन विषयों पर काम करने की ताकत इन्हें थी, उनमें से सेम विषय पर इन्होंने किया, सेम विषय पर इन्होंने किया, और दोनों काम विरोध में। अब हम क्या करें? अब फिर दो स्थितियां हो सकती हैं, फिर दो स्थितियां हो सकती हैं। हम रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करें। ठीक है ना, रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को लागू कर दें और ये देखें कि काम भिन्न भिन्न विषयों पर प्राप्त शक्तियों के आधार पर किए जा रहे हैं या एक ही विषय पर प्राप्त शक्ति के आधार पर किए जा रहे हैं, इससे मतलब ही नहीं। हम ये देखेंगे कि कामों का उद्देश्य क्या है। एक दूसरे को जलील करना, इनके द्वारा सिर्फ काम क्या इसलिए किया जा रहा है कि ये न कर पाए, ठीक है, इसीलिए केवल कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। काम एक जैसे जरूर हैं, लेकिन काम की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। इन्होंने ये तय किया, इन्हें एक भूखंड पर मकान बनाने की अनुमति थी। इन्होंने कहा 5 मंजिल मकान बनाएगी, इन्होंने कहा कि संगमरमर भी डलवा देंगे। अरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों बातें हो सकती हैं। ये 5 मंजिल मकान ही तो बनाना चाहते हैं और ये संगमरमर डलाना चाहती हैं, क्या दिक्कत है? कोई विरोध ही नहीं। ठीक है, विरोध तब होगा जबकि ये भी कहें संगमरमर डलवाएंगे, ये भी कहें, और बात ये हो कि काला डलवाएंगे या सफेद, अब है विरोध। ठीक है, अब तय करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं है, ठीक है, तब तक पिट एंड सबस्टेंस कल्नेबुल लेजिस्लेशन इस सबको लागू करके इन्हें बोलने की ताकत अगर हम देते रहते हैं तो इसमें गलत क्या है? ठीक है ना? तो 254 का जो अर्थान्वयन है वो इस प्रकार भी संभव है कि ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट पर ही दोनों विधान हैं, ठीक, लेकिन डिफरेंट लिस्ट के आधार पर है। ठीक है, डिफरेंट लिस्ट के आधार पर है और विधान परस्पर असंगत हो गए। एक विधान कहता है कि जब भी रजिस्ट्री होगी सबको स्टैंप देना पड़ेगा सिवाय दिवालिया के। ठीक है, और एक कानून कहता है कि जो ऑफिशियल असाइनी होंगे उन्हें नहीं देना पड़ेगा। तो ऑफिशियल असाइनी और दिवाला संबंधी विधि, ठीक है, ये अलग अलग लागू होते, क्योंकि ठीक है, सेल डीड पर जो स्टैंप दिया जाएगा वो गवर्नमेंट रेवेन्यू का भाग बनेगा, और चूंकि दिवालिया के पास कुछ है ही नहीं, और दिवालिया के पास कुछ नहीं मीनिंग देर भाई, दिवालिया के पास जो कुछ है वो उसके लेनदारों का है। ठीक है, तो दिवालिया से अगर स्टैंप हम मांगेंगे तो नुकसान किसका होगा? दिवालिया का क्या होगा? वो तो लेनदारों का ही है, अल्टीमेटली लेनदारों का ही नुकसान होगा, इसलिए वो बात अलग कर दी गई। और ऑफिशियल, अब जो पैसा कलेक्ट होगा किसके पास जाएगा? सरकार का, और ऑफिशियल असाइनी होगा कौन? सरकार का आदमी। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल असाइनी को मुक्त करने वाला राज्य का कानून है तो इसमें विरोध कहां है? ठीक है ना, ये विरोध दिख जरूर रहा है, लेकिन जब हम अंदर घुसेंगे तो विरोध बचेगा नहीं। ठीक है ना, तो रूल ऑफ पिट एंड सबस्टेंस को हमने लागू कर दिया और दोनों कानून विरोध में दिख जरूर रहे, लेकिन हमने दोनों को जीवित रखा। लेकिन अगर रूल ऑफ पिट एंड सबस्टेंस को हम मूर्खता के साथ लागू करें, मूर्खता के साथ यानी बहुत विचार के साथ लागू न करें, तो फिर तो सीधे सीधे देखना पड़ेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट पर बना हुआ कानून है और दो कानून परस्पर विरोध में आ गए, एक केंद्र का है एक राज्य का है, तो राज्य का शून्य होगा। ठीक है, ये जो हमने स्टैंप की बात कही, या तो ठीक है इसमें, या अब हम जो बताने जा रहे हैं इसमें, इन दोनों में से एक केस में यह कहा गया है, हमें एकदम कंफर्म याद नहीं आ रहा कि किसमें कहा, इन दोनों में से एक केस में यह कहा है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन हमें कानून की बात समझनी चाहिए, उदाहरणों से बहुत फर्क नहीं पड़ता, कॉन्करेंट लिस्ट की अगर डिफरेंट लिस्ट पर बने हुए कानून हैं और वे परस्पर विरोध में आए हैं, तो 254 को एकदम लागू मत करिए, बल्कि यहां भी रूल ऑफ पिट एंड सबस्टेंस को लागू करके राज्य के कानून को बचाने का प्रयत्न करिए। ठीक है, ये मेजॉरिटी की ओपिनियन है, जबकि माइनॉरिटी की ओपिनियन यही है कि नहीं, सीधे सीधे 254 को लागू करिए और राज्य के कानून को शून्य कर दीजिए। मुकदमे का नाम शायद विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ऐसे करके है। ठीक है, या तो इसमें स्टैंप का मसला है और या अब जो हम बताने जा रहे हैं ये मसला है, इन दोनों में से एक मसला है। ठीक है, यानी माइनॉरिटी सीधे सीधे इस पक्ष में 254 को लागू कर दीजिए और मेजॉरिटी का ये कहना है सीधे 254 को लागू मत करिए। ठीक है, तो इस विजय कुमार में क्या हुआ
या तो वो हुआ है स्टेम वाला, या अब जो हम बताने जा रहे हैं ये हुआ है। हुआ क्या, एक स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट का विषय था, उस विषय के आधार पर शायद विजय कुमार में ये है, इसकी संभावना ज्यादा है, स्टेम वाला शायद नहीं है, उसकी संभावना कम है। स्टेट ऑफ कर्नाटका ने कॉन्टेक्ट, ठीक है, जो कैरियज होता है, जैसे कॉन्टेक्ट कैरियज आप किससे, रेल से करते हैं, सामान बुक कराते हैं ना, और वो ले जाने का कॉन्टेक्ट आपसे करते हैं कि हम सुरक्षित पहुंचाएंगे। ठीक है, ट्रक इससे भी कॉन्टेक्ट कैरियज होता है, जलयान इससे भी होता है, एरोप्लेन इससे भी होता है, और ट्रकों से इससे भी होता है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका ने कॉन्करेंट लिस्ट के एक विषय के आधार पर, कॉन्करेंट लिस्ट की एक एंट्री के आधार पर जो कॉन्टेक्ट कैरियज था, इसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया। अब कॉन्टेक्ट कैरियज ये बहुत तरीके से होगा, एरोप्लेन से होगा, जलयान से होगा, बस से होगा, ट्रक से होगा, इवन हाथ ठेला से होगा, ठीक है ना। और दूसरी ओर बाद में जब ये स्टेट का कानून बन गया, इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट। अब मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने कॉन्टेक्ट कैरियर से संबंधित प्रावधान रख दिए, ठीक है ना। अब मोटर व्हीकल एक्ट से जो कॉन्टेक्ट कैरियर किया जाएगा, यह उससे भिन्न है जो जलयान से किया जाएगा, जो एरोप्लेन से किया जाएगा, जो रेलगाड़ी से किया जाएगा। वो पूरे कॉन्टेक्ट कैरियर को लागू हो रहा है राज्य का जो कानून है, और इनका जो कानून है वो सिर्फ कॉन्टेक्ट कैरियर के एक प्रकार पर लागू हो रहा है, ठीक है ना। इनके कानून का इंसिडेंटल प्रभाव स्टेट के कानून पर आ गया, क्योंकि स्टेट ने जब बनाया तब इनका था ही नहीं, इनने बाद में बनाया। लेकिन जब 254 की हम लोग भाषा पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां लिखा है कि सेंट्रल का कानून चाहे पहले बना हो और चाहे बाद में, अगर विरोध में आ गया तो स्टेट का कानून असंगत की मात्रा तक शून्य, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो बातें कही, मेजॉरिटी ओपिनियन में दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करेंगे, ठीक है, और पिथ एंड सबस्टेंस को लागू किस लिए करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या वाकई विरोध है भी, ठीक है ना। सबसे पहले पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करेंगे और उसे लागू करके यह देखेंगे कि विरोध है या विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध अगर है ही नहीं तो 254 की बात ही खत्म, ठीक है। फिर तो कॉन्करेंट लिस्ट पर भले ही दोनों हो, भले ही दोनों एक जैसे दिखते हो, जैसे बंदर हो, तुम भी तो एक ही जैसे दिखते हो, तो तुम बंदर थोड़ी हो, ठीक है ना। तो भले ही एक जैसे दिखते हो तो भी 254 से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है, अब तक सुप्रीम कोर्ट जो बहुसंख्य केसेस में कहा है वो क्या, कि 254 तब जब कॉन्करेंट लिस्ट पर हो दोनों कानून। तो सबसे पहले तो ये देखें ना कि कॉन्करेंट लिस्ट पर है, चलो है, मान लिया। दूसरी बात 254 ये विरोध में हो, तो विरोध में है ये कैसे तय करें। तो जब विरोध, दीज आर द कंडीशन प्रेसिडेंट, विरोध में हो तब बनेगी बात, तो विरोध में है ये कैसे तय हो, ठीक है। तो विरोध में है इसे तय करने के लिए पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करिए, और जब पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करेंगे तब देखेंगे विरोध में है या नहीं। और पिथ एंड सबस्टेंस जब लागू करते हैं तो आपसे कहा गया था कि आप ये देखेंगे विधायिका जिस विषय पर विधायन करना चाहती है, क्या वो विषय उन विषयों में शामिल है जिन विषयों पर विधायन की ताकत संबंधित सूची में उसे दी गई है, और यदि है भी तो मर्यादाएं क्या लगाई गई, यानी सब्जेक्ट टू 246(1), सब्जेक्ट टू 246(3), ये सारी मर्यादाएं आप देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तय हो 254 के ऑपरेशन के लिए कि बोथ
सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। सबसे पहले ये तय हो। आफ्टर दैट यू मस्ट डिसाइड इज देयर एनी एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। ठीक है, मीनिंग देयर बाय इज देयर एनी स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। वो कैसे तय करेंगे? जब दोनों असंगत हों। तो क्या असंगत हैं? असंगत हैं ये तय करने के लिए आप ये देखेंगे कि विधायिका जिस विषय पर विधायन करना चाहती थी, क्योंकि दोनों कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर हैं, तो सेंट्रल को भी ताकत है और स्टेट को भी ताकत है, दोनों को ताकत है। ठीक है ना? और चूंकि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में ये सेंट्रल लिस्ट में है नहीं, स्टेट लिस्ट में है नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी 246(1) का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में है। लेकिन फिर भी चूंकि पिथ एंड सबस्टेंस राज्य की विधायी शक्ति को संरक्षण देने के लिए बुद्धि से विकसित किया गया नियम है, इसलिए इसका प्रयोग जहां जहां हम राज्य की विधायी शक्ति को संरक्षित करने के लिए कर सकते हैं, वहां क्यों न करें? भाई, न करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। ये ठीक है कि हेलमेट का प्रयोग सिर को मोटर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, ठीक है, आविष्कृत किया गया है। लेकिन अगर होली के समय सिर को जूतों से बचाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है, तो आपको नहीं था, वो तो मोटर दुर्घटना से बचने के लिए हुआ था, जूतों से बचाने के लिए तुम करेंगे नहीं। तो ये बेवकूफी नहीं और क्या है? भाई, सिर को जूतों से भी बचाया जा सकता है, उसके लिए हेलमेट लगाया जा सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? बुद्धिमत्ता तो यही कहती है कि सिर के संरक्षण के लिए हेलमेट का प्रयोग होना चाहिए। यह नियम विकसित हुआ है। सिर को संरक्षण दुर्घटना में चाहिए हो या जूतों से चाहिए हो, हेलमेट का प्रयोग हो जाए, बुरा क्या है? तो कोर्ट ने यही कहा इस केस में कि ठीक, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर है दोनों विषय, ठीक है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट पर है दोनों कानून, दोनों सेम विषय पर है, भिन्न एंट्रीज के आधार पर है या एक ही एंट्री के आधार पर है, इससे मतलब ही क्या है? अगर पिथ एंड सबस्टेंस का रूल प्रयोग करके राज्य की शक्ति को संरक्षण दिया जा सकता है, तो आखिर पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग यहां क्यों ना किया जाए? और किया जाए, और जो पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग करेंगे तो राज्य की शक्ति को संरक्षण प्राप्त होगा। हम ये देखेंगे कि केंद्र जो विधान करना चाहता था जिस विषय वस्तु पर, वो क्या थी, और राज्य जिस विषय वस्तु पर विधान करना चाहता था वो क्या थी। अगर दोनों समान हैं अब, और दोनों कानून विरोध में हैं, अब असंगति है, अब असंगति है, और अब राज्य के कानून को शून्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब फिर आगे बात चलेगी कि राज्य का कानून पूरा शून्य किया जाएगा या जहां तक असंगति है वहां तक शून्य किया जाएगा, वो आगे की बात है। और 254 कहेगा असंगति की मात्रा तक शून्य, यानी पूरा शून्य नहीं होगा, असंगति की मात्रा तक शून्य होगा। लेकिन अगर असंगति की मात्रा इतनी ज्यादा है कि असंगत को शून्य करने पर राज्य का कानून अपनी सार्थकता खो देता है, तो फिर पूरा ही शून्य करना पड़ेगा, फिर कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर रूल ऑफ सेवरेबिलिटी लागू करके हम उतने भाग को हटा सकते हैं जितना विरोध में होने के कारण शून्य हो जाना चाहिए, 254 की मैंडेटरी लैंग्वेज के कारण, तो उतना ही हटाया जाएगा। और ये एक एडिशनल तर्क है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी या रूल, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से, ये फंडामेंटल राइट के निर्वचन से संबंधित कानून है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित है, लेकिन उन्हें हम यहां लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस या कलेबुल लेजिस्लेशन ये लागू कर देने में क्या दिक्कत है? वो भी लागू कर देंगे। कलेबुल लेजिस्लेशन लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहां राज्य को संरक्षण देना चाह रहे हैं।
ठीक है ना। और केंद्र को संरक्षण देने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास वैसे ही इतनी ताकत है, रेज्यूडरी पावर्स हैं, तो सेंट्रल लेजिस्लेशन को शून्य करने के लिए कलेबुल लेजिस्लेशन की जरूरत पड़े। ऐसी स्थिति विरली होगी, और जब होगी तो लागू नहीं किया जाएगा ऐसा कोई नियम भी नहीं, क्योंकि वो भी बुद्धि का ही नियम है, कर दिया जाएगा। लेकिन असंगत की मात्रा तक शून्य, यानी रूल ऑफ सेवरेबिलिटी को हम यहां लागू करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्से को लागू करते हैं, तो आपका रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस से भी लागू करेंगे। तो कोर्ट ने कहा इस केस में कि जब हम विधायन की विषय वस्तु देख रहे हैं तो हमें यह दिख रहा है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स को रेगुलराइज करना चाहता है, ठीक है ना। और सेंट्रल का जो लेजिस्लेचर है वो जिस कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स को रेगुलराइज करना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स का बहुत थोड़ा भाग है, केवल ट्रक से या मेटाडोर से या तुम्हारा वो छोटा हाथी, ठीक है, वर्तमान में वो उस समय तो नहीं रहा होगा, इससे होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स है, ये बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए असंगति की मात्रा तक, ठीक है, शून्य किया जाए। लेकिन 254 कहता है असंगति की मात्रा तक शून्य किया जाए, तो ठीक है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ये भी तो कह रही पिथ एंड सबस्टेंस लागू किया जाए, ये भी तो कह रही है, ठीक है ना। और असंगति की मात्रा तक उन्होंने शून्य किया, जबकि माइनॉरिटी व्यू हमेशा मूर्खता का नहीं होता, लेकिन इसमें मूर्खता का था, ठीक है। और उसने ये कहा कि नहीं, पूरा का पूरा कानून शून्य होना चाहिए। तो एक चीज संपूर्ण विवेचन से तय होकर आती है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पक्ष में है कि आपका 254 इसका ऑपरेशन सीमित रखा जाए उन मामलों तक जिन मामलों में विधायन कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर हुआ है, ठीक है ना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सहमत दिखाई देता है कि कॉन्करेंट लिस्ट पर विधायन होने पर भी अगर विधायन परस्पर विरोध में आ रहा है, भले ही वो एक, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के एक विषय या अलग अलग विषयों के आधार पर किया गया है, तो भी रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करके यदि काम चल सकता है, यानी राज्य के विधायन, राज्य की विधायिका द्वारा किए गए विधायन को संरक्षण दिया जा सकता है, तो दिया जाए, ठीक है ना। और स्वयं 254 रूल ऑफ सेवरेबिलिटी को लागू करने की सुविधा दे रहा है। इसलिए राज्य के विधायन को अगर शून्य करना भी पड़े तो असंगति की मात्रा तक करिए, इससे ज्यादा मत करिए। ऐसा न करिए कि ऑटोमेटिकली राज्य का पूरा कानून शून्य कर दीजिए। हां, मजबूरी फंस जाए, किसी भी ढंग से काम न चले, तो बात यह होनी चाहिए। और यही बात हमने आपको तब भी कही थी जब सूचियों के अर्थान्वयन पर बात कर रहे थे कि 246(1) में लिखा जरूर है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। 246(2) में लिखा जरूर है कि नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट, ठीक है, इन सबसेक्शन 3, यानी 246(3) में किसी बात के होते हुए सेंट्रल लेजिस्लेचर 246(2) के आधार पर संवर्धित सूची में प्रकटित विषय और 246(1) में प्राप्त शक्ति के आधार पर सेंट्रल लिस्ट में प्रकटित विषय पर कानून बना सकेगा। लेकिन जब तक ऐसी दशा ना आ जाए कि 246(1) को लागू किए बिना काम चल ही ना सके, तब तक 246(1) को लागू मत करिए, क्योंकि वो अंतिम दशा है, अंतिम दशा है। अगर किसी भी ढंग से पिथ एंड सबस्टेंस को लागू करके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को लागू करके
ठीक है, राज्य के कानून को या राज्य के कानून की भाषा को कठोर शब्दों में यानी शाब्दिक अर्थान्वयन को लागू करके बचाया जा सकता हो तो जरूर बचा लीजिए। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि कोड क्या है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यज्ञ के लिए जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है। ठीक है ना, तो यज्ञ हमने आपसे पहले भी कहा था केवल अग्नि में समिधा का समर्पण यह यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कि जब भी आप कोई काम इस भाव के साथ करते हैं कि करता हम नहीं है, हम सिर्फ उपकरण हैं, हमारे माध्यम से ईश्वर काम करा रहा है, हम सिर्फ इस लैपटॉप जैसे हैं कि हमारा मीडिया के तौर पर उपयोग हो रहा है और हमसे कृत्य कराया जा रहा है, तब आपका कर्म यज्ञ कहलाता है। और इस यज्ञ के ठीक है प्रभाव से जो कुछ पैदा होता है वो प्रसाद होता है, वो हमेशा कल्याणकारी है। ठीक है ना, फिर ऐसा नहीं होता कि आपको उसके परिणाम भुगतने हो। तो वैदिकी यानी यज्ञ के रूप में अगर हिंसा भी की जाएगी, ठीक है, तो वो हिंसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वो हिंसा के लिए नहीं की जा रही, फिर वो हिंसा यज्ञ के लिए की जा रही है। इसका मतलब यज्ञ का अब हिंसा के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो वो हिंसा हिंसा नहीं है, रास्ता है। ठीक है ना, अगर शांति दूत के तौर पर अंगद के जाने से पूर्व या शांति दूत के कृष्ण के जाने से पूर्व महाभारत या राम ने युद्ध किया होता तो उस युद्ध में हिंसा होती है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा जीवन मूल्यों की स्थापना का सिवाय युद्ध के। तो फिर वो युद्ध नहीं है, वो क्या है? वो आपका जीवन मूल्यों को बचाने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने आपसे कहा था हिंसा का मतलब क्या है? जब आपको दूसरे को मारने में रस आए, तब मारने का जो काम है वो हिंसा है। और जब आप दूसरे को इसलिए मारें कि समाज का भला हो, सृष्टि का भला हो, तो वो हिंसा नहीं है। और इसीलिए सूत्र है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है ना, लेकिन हिंसा जब अंतिम मार्ग के रूप में अपनाई जाए तब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। प्राथमिक मार्ग के तौर पर अपनाई जाएगी तब वो हिंसा ही है, अन्य विकल्प शेष है, फिर क्यों अपना रहे? ठीक वही बात, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 जो 246 में लिखा, या जो 246(2) में लिखा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3 द पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इस बात को पार्लियामेंट ऐसे नहीं पढ़ेगी, या जो व्याख्याकार है न्यायालय वो ऐसे नहीं पढ़ेगा कि काम चल सकता है और आप शून्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, तो इस सूत्र में विद्यमान बुद्धिमत्ता का अनुसरण करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूचियों के अर्थान्वयन के 4 सिद्धांत विकसित किए, जिनमें रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस ये सारी चीजें हैं। और 254 को भी इसी बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने अर्थान्वयित किया है। यद्यपि जो 254 की लैंग्वेज है वो इसको सजेस्ट नहीं कर